हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय मिश्रा और आपके लिए लेकर आया हूं नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आइए, मैं पिछले 7-8 वर्षों से ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूं और जिससे कि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने का। तो इस मैंने आपके लिए जो पीडीएफ काफ़ी मेहनत करके काफ़ी अच्छा और सिंप्लीफाइड तरीके से तैयार किया है, जिससे कि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि मैंने जो ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया है तो उनका जो रिज़ल्ट है काफ़ी पॉजिटिव आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस साल रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद जो हमारे बच्चे हैं उसको 97, 98, 99 मार्क्स मोस्ट ऑफ द बच्चों को आया है। तो आई होप कि आपको भी इससे बेनिफिट होगा और पढ़ने में ईजी होगी। और मेरा जो ड्यूटी बनता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वजह से या मेरे पीडीएफ की वजह से आप 99 मार्क्स ले आओगे, बल्कि इसमें एफर्ट आपका होगा। 20% एफर्ट मेरा होगा और 80% एफर्ट आपका होगा। क्योंकि सिर्फ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ कि आपके लिए मैं इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग और इजी बना सकता हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने और समझने में काफ़ी आसानी होगी। और जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को एसएसटी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है, तो शायद मेरा ये मानना है कि उनको सही ढंग से डिक्टेट ना किया गया हो, इसलिए बच्चों को इंटरेस्ट नहीं बनता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बाकी सर भी हमारे साथ पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे क्लासेस में कोई भी बच्चे अब्सेंट नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मैं पढ़ाता हूँ उनको इंटरेस्ट बनता है, उनको पढ़ने में अच्छा लगता है, चीज़ें थोड़ी समझ में आती है। तो आइए, मैं भी कोशिश करता हूँ, आपका ज़्यादा समय लूँगा नहीं, चूँकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी प्रॉब्स है, टाइम इज़ मनी, इसलिए जो टाइम है आपका वो आपका मनी है, और मैं आपके मनी को एक्सपेंड ऐसे या वेस्ट नहीं कर सकता। तो आइए हम लोग वापस चलते हैं अपने चैप्टर्स पे। चैप्टर्स का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आई होप कि आपको मज़ा आएगा, बने रहिए और निश्चित रूप से मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी आप करेंगे एग्ज़ाम में, ये मेरा प्रे भी है और मैं आपसे गारंटी भी लेता हूँ। तो आइए, हमारा चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जो नेशनलिज्म इन यूरोप है, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि व्हाट इज नेशनलिज्म। अगर हम नेशनलिज्म ना समझे, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना है, अगर उसके बारे में ही आपको पता ना हो, तो उसके अंदर की चीज़ों को जानने में आपको बहुत ज़्यादा कोई भी इंटरेस्ट बनने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि सर व्हाट इज़ नेशनलिज्म। तो आप देखेंगे कि इसके लिए मैंने इसको डिफाइन कर रखा है, ये डिफिनेशन मेरा बनाया हुआ है। ये डिफिनेशन कहीं भी बुक्स या गूगल्स पे आपको नहीं मिलेगा, आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो आइए देखिएगा कि नेशनलिज्म रेफर्स वननेस इन ओपिनियन। नेशनलिज्म क्या होता है कि वननेस इन ओपिनियन एंड लव फॉर द नेशन। तो यहां समझने वाली बात है कि सर व्हाट इज वननेस इन ओपिनियन। तो किसी इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर चीजों को लेकर के सभी देश के लोगों का एक मत होना, एक चीज पे सबका ओपिनियन होना कि यस ये ऐसा ही होना चाहिए। जैसे अगर मैं थोड़ा सा इनको समझाने के लिए आपको इंडिया का एग्जाम्पल लूँ, तो आप यहाँ से आसानी से समझ पाएंगे। इंडिया में क्या था कि ब्रिटिश का हम लोग कॉलोनी थे, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। और इंडिया में भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चला था, जो कि आगे इसके बाद का चैप्टर ही पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसमें देखेंगे कि नेशनलिज्म का मेन पर्पस क्या था कि यहाँ से ब्रिटिश को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना। और जब जो भी लोग, पूरे देश के लोगों से ये हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि सारे देश के लोगों का एक ही ओपिनियन हो, और वो ओपिनियन क्या हो कि हमें ब्रिटिश को यहाँ से पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है। बट यूरोप में क्या था कि यहाँ कोई ब्रिटिश रूल नहीं कर रहा था, बल्कि यहाँ पर किस चीज के अगेंस्ट में लोगों के ओपिनियन को वननेस करने की हमें नीड है। तो वो है कि पूरे यूरोप में देखेंगे तो वहां पर मोनार्क का रूल था। पूरे यूरोप में मोनार्क का रूल था, राजा का। किसका रूल था? तो राजा का रूल था। और इस राजा को रूल को क्या करना था कि हमें पूरी तरीके से एलिमिनेट करना था, और साथ ही साथ क्या बनाना था उसको? एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था। तो यहां पर जो वननेस इन ओपिनियन की बात है, वो इस बात को लेकर के है कि हमें मोनार्क को एलिमिनेट करना है और डेमोक्रेटिक नेशन को बनाना है। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आपको अपने नेशन के प्रति लव होगा। दैट मीन्स कि यहां आप कोई भी अपना इंडिविजुअल डिमांड नहीं रखेंगे, बल्कि आपका डिमांड क्या होना चाहिए? तो मोनार्क को एलिमिनेट करना और डेमोक्रेटिक सेटअप को एस्टैब्लिश करना। ये पर्पस था पूरे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। अगर देखी जाए तो पूरे चैप्टर में आप यहां से यहां तक का जर्नी ही पढ़ने वाले हैं, और इसके बीच का जो इवेंट्स है वही सारी चीजें पूरे चैप्टर्स पे पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के आपको पता चल गया कि इस चैप्टर का जो जिस्ट है, जो समरी है,
जो निचोड़ है, जो आउटकम्स है, वो आउटकम्स ये है कि मोनार्क को हटाना है और हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना है पूरे यूरोप के सारे कंट्रीज में। तो नेशनलिज्म यूरोप का मेन पर्पस यही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या जानना है। तो इसके बीच का इवेंट्स देखेंगे। अब सवाल उठता है कि आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर वाई नेशनलिज्म, क्या नेशनलिज्म से क्या फायदा होने वाला है? ऐसी नेशनलिज्म में कौन सी बातें हैं जिससे आप ये कह रहे हैं कि मोनार्क को एलिमिनेट करेंगे और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे? तो क्या है इसमें? तो आइए इसको समझते हैं। तो आप देखेंगे कि जब नेशनलिज्म आया और लोगों का ओपिनियन में वननेस होगा, तो पहला चीज क्या होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होने का मतलब क्या हुआ? अगेन आप देखेंगे चीजें वापस आकर के यहीं पर एंड होगा कि मोनार्क को हटाना है और डेमोक्रेटिक सेटअप लाना है। तो दैट इज द चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम एंड द मेंटल कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। सर फिर मेंटल कंडीशन क्या है? क्या मेंटल कंडीशन लोगों का चेंज होगा? तो यस, आई एम गोइंग टू टेल यू। तो आप देखेंगे कि मेंटल कंडीशन क्या हुआ। आपको 9th में याद होगा कि उन्होंने कहा था, किसने? जॉन लॉक ने कहा था, क्या कहा था कि जो क्या कहते हैं, इससे पहले लोगों का क्या मानना था कि जो किंग होते हैं, जो मोनार्क होते हैं ना, इसके पास डिवाइन राइट्स होता है। क्या होता है? डिवाइन राइट्स। डिवाइन राइट्स का मतलब क्या होता है कि लोग इसको भगवान का अवतार मानते थे, राजा का। इसीलिए लोग क्या करते थे कि किसी भी परिस्थिति में मोनार्क का विरोध नहीं करते थे। जैसे आज अगर हम लोग देखें प्रेजेंट कंडीशन में, हम लोग लाख सफरिंग करते हैं, चाहे डिजीज से या फाइनेंशियल क्राइसिस से, स्टिल हम लोग गॉड से सिर्फ प्रे करते हैं कि हमारे कंडीशन को बेटर कर दें। लेकिन हम किसी भी तरीके से गॉड पे कोई सवाल नहीं करते हैं या गॉड के प्रति हमारा कोई भी नेगेटिव आइडियोलॉजी नहीं होता है। तो वैसा ही बिल्कुल वहाँ के लोगों के साथ भी था यूरोप में कि लोग मोनार्क को किंग भगवान मानते थे और इसीलिए वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम था। आप देखेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस से डिप्रेशन था, कई सारी चीजें से लोग वहां पर गुजर रहे थे, जो कि वन बाय वन हम लोग जब डिटेल में जाएंगे चैप्टर्स का तो डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कभी भी लोग मोनार्क के अगेंस्ट में बात करना नहीं चाहते थे। लेकिन वो टाइम तब आया जब जॉन लॉक, जो एक फिलोसफर है, उन्होंने कहा कि किंग के पास कोई भी डिवाइन राइट्स नहीं होता है। तो जब ये उन चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया गया कि किंग के पास कोई डिवाइन राइट्स नहीं होता है, तब जाकर के लोगों की आंखें खुली और फिर उन लोगों को पता चला कि जो मोनार्क है वो हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है और जिसके मोनार्क ही वो पर्सन है जिसके वजह से आज हम लोगों को सफरिंग हो रहा है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, खाने की दिक्कत हो। ये सारे चीजों के पीछे का जो रीजन है वो मोनार्क है। और अगर मोनार्क को हटा देते हैं, उसके बाद फिर उसमें जॉन लॉक के बाद मॉन्टेस्की था, उन्होंने भी आइडिया दिया था कि गवर्नमेंट में पावर का शेयरिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से कई सारे जो फिलोसफर्स के आइडियोलॉजी को देखने के बाद उन लोगों को समझ में आया कि हमारा जो प्रॉब्लम्स है, जो सफरिंग्स है, सिर्फ वो एक ही कंडीशन में एलिमिनेट हो सकता है, खत्म हो सकता है, जब हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा। तो इस तरीके से लोगों का पॉलिटिकल एंड मेंटल कंडीशन वर्ल्ड का चेंज हुआ। दूसरा चीज है कि अगर नेशनलिज्म होता है तो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन। अब वो लोग क्या चाह रहे थे कि एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो, जो कि आप नीचे मैंने नेशन स्टेट को एक्सप्लेन कर दिया है स्लाइड में, जो कि आप आसानी से देखेंगे और वहां मैं इन चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। बस आपको यहाँ यही समझना है कि अगर नेशनलिज्म होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट डेवलप होगा, तो फाइनली जो नेशन है वो कैसा नेशन बनेगा? तो नेशन स्टेट बनेगा। दैट मीन्स कि उस समय का जो किंगडम है, जो कंट्री है, उसको एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज, क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो सबसे पहली बात क्या होगा कि लोगों के अंदर, पूरे देश के लोगों के अंदर, चाहे आप देखेंगे कि सपोज कीजिए कि ये पूरा कंट्री है, तो जैसे हमारा आज इंडिया में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो आप देखेंगे कि कल्चर अलग है, सिस्टम्स अलग है, सारी चीजें अलग है। स्टिल आप अगर साउथ इंडिया जाते हैं तो आपको ये फील होता है कि ये कंट्री हमारा है और ये कंट्री हमारा है और इस कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। दैट मीन्स कि अगर साउथ में भी आप कोई ऐसी एक्टिविटीज देखेंगे कि जो आपके नेशन को हार्म करने वाला है, तो आप उसको या तो अपने पुलिस को या अपने सिक्योरिटी एजेंसी को आप इन्फॉर्म करना इंपॉर्टेंट समझेंगे। बट उस समय में ऐसा कंडीशन नहीं था। अगर एक एरिया के लोग दूसरे एरिया चले जाते थे तो उनको ये कभी रियलाइज नहीं होता था कि ये कंट्री हमारा है। तो कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब क्या हुआ कि कंट्री के किसी भी हिस्से में चले जाएं और हर हिस्से में आपको ये रियलाइज हो कि ये नेशन मेरा है और इस नेशन को प्रोटेक्ट करना,
इस नेशंस के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देना, ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। और जो ये कहते हैं कि जो नेशनलिज्म, तो आखिर ये नेशनलिज्म हुआ कैसे? क्या सिर्फ नेशनलिज्म बोल दिया गया और लोगों के बीच में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप हो गया? तो नो, इसके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल। आप देखेंगे इंडिया में भी कितने सारे स्ट्रगल, मास एजिटेशन, लोगों का असेंबल होना, प्रोटेस्ट होना, कई सारी एक्टिविटीज करने के बाद ये आपको नेशनलिज्म लोगों के अंदर हम लोगों ने डेवलप कर पाया। फिर क्या होता है कि आप देखेंगे कि किसी भी चीज को कोई भी व्यक्ति मान ले, इसमें एक पॉपुलर पर्सन का होना जरूरी होता है। कोई भी मूवमेंट हुआ, अगर इंडिया में कोई मूवमेंट हुआ तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल स्पीड पकड़ा तो वो जब गांधी जी आए तब। तो एक मेन लीडर का होना, तो उस समय में जो लीडर्स था उन्होंने काफी उसमें एक्शंस लिया, लोगों को ऑर्गेनाइज किया, लोगों से मिले, लोगों को नेशनलिज्म को समझाया, लोगों को बताया कि क्यों स्ट्रगल करना चाहिए। अगर हम लोग स्ट्रगल करते हैं तो मोनार्क को हटा करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे, और फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से होने वाले बेनिफिट्स को लोगों को बताया। तब जा करके लोग इस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट और नेशनलिज्म में लोग पार्टिसिपेट किए, और तब जा करके एक समय ऐसा आया कि हम लोगों ने मोनार्क को हटा करके और डेमोक्रेटिक सेटअप को एस्टैब्लिश किया यूरोप में। और जो नेक्स्ट चीज है, साथ ही साथ नो डाउट कॉमन पीपल। तो स्ट्रगल और एक्शन ऑफ लीडर्स, लीडर्स के एक्शन के द्वारा हम लोगों ने कॉमन पीपल को नेशनलिज्म से जोड़ा, और तब जाकर के हमारे पास एक मास तैयार हुआ। मास मतलब कि बहुत सारे लोग आए एक साथ, और तब जाकर के, क्योंकि किसी भी कंट्री के रूलर से फाइट करना और उस रूलर को डिथ्रोन करना, उसके जगह पर न्यू पॉलिटिकल सेटअप एस्टैब्लिश करना नॉट ए इजी टास्क। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जाकर के तब जाकर के इन सभी के एफर्ट से हमारा जो नेशनलिज्म है वो कंप्लीट हो पाया, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को हमने डेवलप कर पाया। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था कि क्या नेशनलिज्म है, तो इनको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आता है कि यहाँ पर जो मैंने आपसे कह रखा था पहले कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ कि व्हाट इज नेशन स्टेट। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने नेशन स्टेट को डिफाइन किया है कि नेशन स्टेट रेफर्स कंट्री विथ सिमिलर कल्चर। तो अब क्या करेंगे कि एक कल्चर, दैट मीन्स कि अगर यहाँ भी जाए तो वो कल्चर दिखना चाहिए, यहाँ भी जाऊं तो वहां भी कल्चर दिखना चाहिए, यहाँ आऊं तो यहाँ भी कल्चर दिखना चाहिए, यहाँ भी आऊं तो यहाँ भी कल्चर दिखना चाहिए, और यहाँ भी जाऊं तो कल्चर एक दूसरे जगह पर सिमिलर होना चाहिए। इसका मतलब है कि चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी जाऊं या सेंट्रल में रहूं तो भी हमारा कल्चर एक जैसा होना चाहिए। एंड दूसरा है हमारा शेयर्ड हिस्ट्री, दैट्स मीन कि हमारा जो हिस्ट्री है वो भी लगभग मिलता जुलता होना चाहिए। तो ये हिस्ट्री आप ऐसे वार या इन चीजों को ना समझें, ये हमारे कल्चर से लेकर हो सकता है, ये हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के हो सकता है, ये हमारे सोसाइटी के कंपोजिशन को लेकर के हो सकता है। तो यहाँ भाई हिस्ट्री अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के लोग भी यस के, यहाँ का लोग भी यस के, और यहाँ के लोग भी यस के, दैट मीन्स कि हमारा जो हिस्ट्री है वो जुड़ा हुआ रहे। और साथ ही साथ एथनिक कंपोजिशन। तो अब ये सवाल आता है कि सर नेशन स्टेट बनाने की बात कर रहा है, आपने कहा कि जो नेशनलिज्म होगा, तो नेशनलिज्म में लोगों का पर्पस क्या था? एक नेशन स्टेट को स्टैब्लिश करना। अल्टीमेट गोल क्या था हमारा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का, दैट मीन्स कि नेशनलिज्म का? तो एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करना, जो कि मैंने देखा। और उस नेशन स्टेट में एक चेंज तो मैंने कह दिया कि मोनार्क टू डेमोक्रेटिक सेटअप लाना। बट और क्या होगा? तो जब नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां के पीपल में जो सबसे पहला चीज देखने को मिलेगा वो है यूनिटी। इसका मतलब है कि पहले यहाँ के लोग अपने आप को सेपरेट समझते थे, यहाँ के लोग अपने आप को सेपरेट समझते थे, यहाँ के लोग अपने आप को सेपरेट समझते थे, और यहाँ के लोग अपने आप को सेपरेट समझते थे। लेकिन अब जब नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, चीजें कॉमन हो गया, एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो उसके अंदर आपको एक यूनिटी का जो भावना है, जो फीलिंग है, वो डेवलप होगा। इसका मतलब है लोग आपस में यूनाइटेड हो जाएंगे। आज देखिए अगर इंडिया में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स होता है, आप इंडिया के किसी भी हिस्से से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं और साउथ गए आप, और वहां पर अगर आप देख रहे हैं कि आपके नेशन को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, जैसे आजकल हम लोग नौकरी चाकरी करते हैं, जॉब करते हैं,
आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, तो इंडिया के किसी भी हिस्से में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बट वहाँ भी आप इंडिया को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश वहाँ से भी करेंगे, और साथ ही साथ जब इंडिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ के लोकल पीपल का भी आपको हेल्प मिलेगा। तो दैट मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिटी। और जब यूनिटी होता है तो स्ट्रेंथ मिलेगा आपको। सबसे पहला चीज कि आप काफी मजबूत होंगे, आपके पास लोग जुड़ेंगे, जिससे आप अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने में और भी ज्यादा सक्षम हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये वहां बेनिफिट है। और साथ ही साथ लोगों का ऑब्वियसली है आपको कॉपरेशन मिलेगा। जब आप यूनिटी होगा, जब आप ज्यादा ज्यादा लोग से जुड़े रहेंगे, आपके अच्छे संबंध होते हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं, हम लोग अपने फैमिली या सोसाइटी में भी देख सकते हैं। अगर हमारा ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ अच्छा रिलेशन होता है, तो हम अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमें लोगों का कॉपरेशन मिलता है, और जब कॉपरेशन मिलता है तो हमारे लिए चीज़ों को कर पाना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है। अगर यूनिटी है तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो कॉपरेशन से। अब हम लोग शुरू करेंगे जो हमारा एक्चुअल में आपका चैप्टर जहां से शुरू है, वो है फ्रेडरिक सोरियो और उसकी पेंटिंग से। तो आइए इस पेंटिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो जैसा कि क्वेश्चंस का मैं ट्रेंड बदलता हुआ देख रहा हूँ, उसी हिसाब से मैंने आपके लिए नोट्स खुद से बनाया है, काफ़ी प्रिपेयर्ड किया है मेहनत करके। तो उसके बाद तो हमने आया फ्रेडरिक सोरियो और उसकी पेंटिंग से। तो आइए यहाँ से देखते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इनको जानना। बट वहां से क्वेश्चंस आए या ना आए इन फ्यूचर में, बट सबसे जरूरी चीज है कि बिना इसको समझे आपके लिए नीचे की चीजों को समझ पाना काफी मुश्किल होगा, और मुश्किल रहा होगा आज तक। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रेडरिक सोरियो और उसकी पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारे एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फ्रेडरिक सोरियो बिलोंग्स टू हिच कंट्री। तो सबसे पहला सवाल ये आ सकता है। तो उसमें कई सारे कंट्रीज का नाम हो सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि फ्रेंच से ये बिलोंग करते थे। फ्रेडरिक सोरियो कहाँ से थे, तो फ्रांस से थे। उसके बाद पूछ सकता है कि व्हेन फ्रेडरिक सोरियो पेंटेड पेंटिंग्स, तो आपको ध्यान रखना है इसमें डेट 1848 में। इन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाया था, 4 प्रिंट्स किया था, 4 पेंटिंग्स बनाए थे। अब इस पेंटिंग्स को बनाने के पीछे फ्रेडरिक सोरियो का क्या पर्पस था, तो फ्रेडरिक सोरियो ने क्या किया, इमेजिन किया, विजुअलाइजिंग किया कि कंट्री कैसा होना चाहिए, जिससे आज जो लोग सफरर्स हो रहे हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहा है, लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, इन सारी चीजों से कैसे लोगों के पास राइट्स जाए, लोगों के पास लिबर्टीज जाए, तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो फ्रेडरिक सोरियो ने कहा कि उसके लिए उन्होंने ड्रीम देखा कि कंट्री डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि फ्रेडरिक सोरियो का जो विजन था, उन्होंने जो विजुअलाइज किया, जो उन्होंने सपना देखा कि सारे प्रॉब्लम्स का एक ही समाधान है, और वो सॉल्यूशन क्या है कि कंट्री को आप डेमोक्रेटिक कंट्री बनाइए एंड रिपब्लिक बनाइए, मोनार्क जो है आपका मोनार्क रूल को खत्म करिए। अगर मोनार्क रूल को हटा देते हैं तो हमारा कंट्री का सब कुछ वेलअप हो जाएगा, लोग ग्रोथ करेंगे, लोगों का डेवलपमेंट होगा, सोशल अपलिफ्टमेंट होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो उन्होंने विजुअलाइज किया। तो यहाँ अब आपके लिए इस चैप्टर में जाने से पहले आपको कुछ चीजें टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री को समझने के लिए आपको एक अच्छी नॉलेज पॉलिटी का होना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम लोग जीरो से शुरू करते हैं, और जीरो से शुरू करेंगे, और ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है जिससे कि आप हमसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। इसलिए मेरी उम्मीद है, मेरी कोशिश है ये कि मैं आपके लिए ऐसे चीज़ों को बनाया है नोट्स की, ताकि आपको मेरे से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन अगर आपको कहीं पर कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं उस पर भी आपके लिए एक छोटा ही सही वीडियोस बना करके मैं अपलोड कर दूं। तो आइए यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो दैट मीन्स डेमोक्रेसी क्या हुआ, तो डेमोक्रेसी इज नथिंग, एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसमें लोग जो हैं, जो उसमें जो लीडर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे। दैट मीन्स कि उसके लिए इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन में जो भी वोटर्स हैं वो वोटर्स जाकर के वोटिंग करेंगे, और जिनको सबसे ज्यादा वोट आएगा वो इलेक्टेड होंगे, वो चुने जाएंगे हाउस के लिए, पार्लियामेंट के लिए, या स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए।
और वही लोग हमारे देश के लिए रूल एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, जो कि पहले मोनार्क बनाता था, और मोनार्क कोई इलेक्टेड नहीं होता था, बल्कि किसी न किसी वो डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे उसके अंदर वो एफिशिएंट हो या ना हो, उसके अंदर काबिलियत हो या ना हो। बट अब जब डेमोक्रेटिक सेटअप होगा तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम वैसे लोगों को इलेक्ट करेंगे जिनसे हमारी ये उम्मीद है, जिनसे हम ये होप रख सकते हैं कि ये हमारे लिए बेटर करेंगे, हमारे लिए ऐसे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाएंगे जिससे कि हमारा अपलिफ्टमेंट होगा और हमारा सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी में हम ऐसे लोगों को चुनेंगे, और साथ ही साथ अगर वो लीडर हमारे डिमांड के हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया, जो हमारी जरूरत है उनको अगर उन्होंने फुलफिल नहीं कर पाया, तो ऐसे लीडर को आफ्टर 5 years बाद हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और उसके जगह पर हम दूसरे लीडर्स को चुन सकते हैं। तो इसमें आपके लिए 3 टर्म नए हैं जो हो सकता है कि आपको ये पता ना हो। एक है इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो यूनिवर्सल है, यहां पर जो यूनिवर्सल है, मैं वन बाय वन टर्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पर बच्चे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल। यूनिवर्सल का मतलब ऑल, दैट मीन्स कि पहले आप देखेंगे कि पहले के समय में आप 9th में भी पढ़े होंगे कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 1789 में हुआ था, ये आपको याद ही होगा, और 1791 में जाके न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस में। तो उसमें भी उन्होंने सिटीजन्स को एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में डिवाइड कर रखा था। और एक्टिव सिटीजन्स कौन था? जिनके पास प्रॉपर्टी था और जो टैक्स पे करते थे। तो यहां पर हमने क्या किया, ऑल का मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, दैट मीन्स कि यहां पर कोई कंडीशन नहीं है आपको वोटर बनने के लिए। तो यूनिवर्सल मीन्स ऑल। दूसरा इसमें टर्म है, दूसरा टर्म है इसमें आपको एडल्ट। दूसरा टर्म क्या है इसमें? एडल्ट। दूसरा, ठीक है, दूसरा टर्म इसमें है आपको एडल्ट। एडल्ट का मतलब क्या हुआ? 18+। जो भी पर्सन 18+ होंगे उसको हम लोग एडल्ट बोलते हैं। तो दैट मीन्स कि जो भी एडल्ट हैं उनके पास ऑटोमेटिकली राइट टू वोट चला जाएगा और वो वोटिंग कर सकते हैं। तो और दूसरा चीज इसमें आप देखेंगे फ्रेंचाइजी, और फ्रेंचाइजी का मतलब होता है एक्सरसाइजिंग वोट। एक्सरसाइजिंग वोट दैट मीन्स कि आप जिस दिन इलेक्शन है, वोटिंग है, उस दिन जाइए और जाकर के बूथ पे आप वोटिंग करिए। तो ये हमारा आज का क्लास था। अब इसमें दूसरा टर्म आता है हमारे लिए, और वो टर्म हमारे लिए है रिपब्लिक। कि सर व्हाट इज रिपब्लिक? रिपब्लिक क्या होता है? ठीक है, ठीक है, दूसरा टर्म है यहाँ पर रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडेटरी। स्टेट का जो हेड है वो हेरिडेटरी नहीं होगा, बल्कि वहां पर जो इलेक्टेड होंगे। और हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? वही किसी भी डायनेस्टी का रूल। तो यहाँ पर कोई अब डायनेस्टी का रूल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर अब जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हेड होगा स्टेट का वो होगा इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहां पर देखते हैं कि फीचर्स ऑफ पेंटिंग्स, कि पेंटिंग्स का फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है, वो जो पेंटिंग्स है। तो उस पेंटिंग्स में देखेंगे, उसमें लिखा है कि यूरोप, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका पेइंग होमेज टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। दैट मीन्स कि अमेरिका और यूरोप के जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं किसको? लिबर्टी को। इसका मतलब है कि यूरोप और अमेरिका के लोग अब ये चाहते हैं कि उनके यहाँ लिबर्टी हो, और वो लिबर्टी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि इस पेंटिंग्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, सॉरी, ये हमारा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है। ये हमारा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, और यूरोप और अमेरिका के लोग इसको रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं उसके सामने अपना सर झुका रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब लिबर्टी को ही अपना गॉड मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं। दूसरा इसमें आगे देखेंगे
तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि पेंटिंग सो दैट दे वांटेड, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब वो लोग क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या हो, कि इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो और फ्रेटर्निटी। तो ये दो टर्म का तो मीनिंग आप जानते होंगे। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड। दैट मीन्स कि लोगों के अंदर क्या हो, ब्रदरहुड की भावना हो, एक दूसरे से लोग अटैच्ड महसूस करें, एक दूसरे को अपना भाई माने, जो उसकी मैंने पहले बताया था आपको, यूनिटी, और एक दूसरे को कॉपरेट करें। एंड द फोरग्राउंड इमेज सैटर्ड सिंबल ऑफ मोनारिकल रिजिम्स एंड एब्सोल्यूटिस्ट रिजिम्स। अब यहां पर देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, कि नीचे देखेंगे, अभी मैं इमेज में दिखाऊंगा कि नीचे पूरा टूटा फूटा, जैसे कि मानो कोई बिल्डिंग टूट के गिरा हो और उसके टुकड़े टुकड़े बैठे हो, तो वो टुकड़ा किस चीज का है, तो जो मैंने कहा था कि मोनार्क के रूल को तोड़ ताड़ के खत्म करना और उसके जगह पर डेमोक्रेटिक सेटअप को लाना। इसका मतलब कि मोनार्क रूल को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और क्या होना चाहिए, तो वहां पर एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक गवर्नमेंट होना चाहिए। उन्होंने अपने हिसाब से पूरी तरीके से मोनार्क को खत्म कर दिया, और खास करके उस मोनार्क के अगेंस्ट में इन लोगों का मूवमेंट ज्यादा था, जो मोनार्क एब्सोल्यूटिस्ट था। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, क्यों मैंने लिखा है कि जो पावर, आप नीचे देख सकते हैं, यहां सिर्फ आप एब्सोल्यूटिस्ट को समझिए और उसके नीचे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि, तो यहां पर जो एब्सोल्यूटिस्ट है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो टुकड़ा है, आप ये जो टुकड़ा देख रहे हैं, यही है कि उन्होंने मोनार्क के रूल को क्या किया है, टुकड़ा टुकड़ा में कन्वर्ट कर दिया है। और साथ ही साथ जो खास करके ऐसे मोनार्क जो एब्सोल्यूटिस्ट हैं। तो अब इसमें आप आगे देखेंगे कि जो एंड पेंटिंग्स डिपिक्ट्स, और ये पेंटिंग्स हमें और क्या दिखाता है, कि राइज ऑफ नेशन स्टेट इन अमेरिका एंड यूरोप, जो कि आपने पहले ही देखा कि नेशन स्टेट क्या होता है, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि अब ये पेंटिंग्स दिखा रहा है कि धीरे धीरे नेशन स्टेट अमेरिका और यूरोप में बनना शुरू हो चुका है, और जिससे वहां के लोगों का जो लाइफ है वो काफी अच्छा हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों का बेहतर तरीके से हो रहा है। अब यहां पर मैंने कहा था कि एब्सोल्यूटिस्ट टर्म क्या होता है, तो यहां देखेंगे अ सिस्टम वेयर पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सिंगल रूलर। तो एब्सोल्यूटिस्ट रिजिम्स का मतलब होता है जहां पावर जो है किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड हो। जैसा कि यहां आप देख सकते हैं, हमने देखा था कि जो मोनार्क होता था वो सारा पावर मोनार्क के हाथों में होता था, इसके अलावा कोई और डिसीजन नहीं लेता था। दैट मीन्स कि मोनार्क ने जो कह दिया वही रूल है, वही रेगुलेशंस हैं और सारे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। बट अब उनको ये खत्म करना चाह रहे हैं एब्सोल्यूटिस्ट रिजिम्स को, और वहां पर नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, और उस नेशन स्टेट में जो गवर्नमेंट होगा वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। एंड अब यहां पर आपके लिए कुछ दो चीजें जो खास करके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वाज इमर्ज्ड, या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इन विच रेवोल्यूशन द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वाज इमर्ज्ड। तो वो होगा हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमेशा याद रखिएगा कि पहली बार पूरे क्लियर तरीके से नेशनलिज्म कब आया। हो सकता है कि नेशनलिज्म 1789 से पहले भी होगा, लेकिन पूरा क्लियर और नेशनलिज्म का पर्पस, जो गोल था, वो पूरी तरीके से दिखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, और वो क्या था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, उसमें दिखा था। जो नेशनलिज्म का मेन पर्पस था, वो पर्पस क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, वो था आपको लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्लियर। एंड द सेकेंड वन, द अब आएगा आपको कि व्हाट वाज द आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटकम्स क्या आया, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटकम्स हुआ था कि ट्रांसफर्ड हुआ था। क्या ट्रांसफर हुआ था, तो पावर कहां से, मोनार्क टू इट्स सिटीजन। तो मोनार्क टू इट्स सिटीजन, सिटीजन्स के पास पावर आने का मतलब ही होता है कि इसका मतलब वो जो कंट्री है वो क्या बन चुका है, डेमोक्रेटिक बन चुका है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बन चुका है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बन चुका है। सीधी सी बात, जो पावर का ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू इट्स सिटीजन, तो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन बन चुका है। तो आई होप आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।